आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समानांतर श्रेणी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका परीक्षा के दृष्टि से लिया गया है। तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले कुछ आपको हम बेसिक बताएंगे, ताकि इस वीडियो को देखने वाले जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं जो एपी नहीं पढ़े हैं, उनको भी ये पूरा का पूरा सवाल बन जाए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए। तो सबसे पहले इसको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने से पहले आपको हम कुछ बेसिक बताते हैं एपी का, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले हम लोग बेसिक बताते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी लिखा जाता है, तो एपी का मतलब पूरा नाम होता है अर्थमेटिक, अरिथमेटिक अरिथमेटिक अर्थमेटिक आपको ध्यान दिखना चाहिए, ARITHMETIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको याद है, याद रखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, एपी लिखा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है समानांतर श्रेणी, समानांतर या समानांतर श्रेणी बोलिएगा, ठीक। समानांतर श्रेणी कहा जाता है एपी। तो एपी का हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समानांतर श्रेणी कहा जाता है। अब एक एपी का हम आपका एग्जाम्पल लेके बताते हैं, बहुत ही शॉर्ट में हमको आप बेसिक बताएंगे, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आपको बेसिक बताएंगे। माने कि एपी है तो एपी आपका 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट डॉट दिखा दिया। तो पहला पद को हम लोग A1 मान के चलेंगे, दूसरा जो टर्म है इसको A2, इसको A3, ये आपका A4, ये आपका A5, ये आगे कितना हो गया, डॉट डॉट हो गया। तो देखिए ये आपका एपी दिया गया है, तो एपी का जो ये पहला टर्म है इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद। इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे, जिसको शॉर्ट में प्रथम पद जिसको इंडिकेट किया जाता है A1 से या ए से कर सकते हैं। पहला आपका प्रथम पद होगा, जिसको A1 लिखिए या ए से इसको प्रेजेंट कीजिए। अब इसमें एक सार्वअंतर होता है, क्या होता है, सार्वअंतर। सार्वअंतर को हम लोग शॉर्ट में डी लिखते हैं, सार्वअंतर को हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं। सार्वअंतर जो होता है कि बाद वाला में से पहले वाले घटाकर हमको सार्वअंतर मिलता है। क्या, सार्वअंतर बाद वाला में से पहले वाले को घटाकर, मतलब कि A2 में से A1 को घटाइए, या देखिए A3 में से A2 को घटाइए, या A4 में से A3 को घटाइए। मतलब कि सार्वअंतर है जो किसी भी दो संख्या के बीच का मिल सकता है। सार्वअंतर किसी भी दो संख्या के बीच का होता है, और जो कि बाद वाला में से पहले वाला, जो कि बाद वाला में से पहले वाले घटाकर मिलता है। या देखिए तो हर जगह सार्वअंतर क्या होगा, हर जगह सार्वअंतर समान होगा, सभी जगह सार्वअंतर समान होगा तभी एपी कहलाएगा। जैसे देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो आपका 2 मिलेगा, 6 में से 4 घटाइएगा तो आपका 2 मिलेगा, 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 मिलेगा। सबका सब क्या है, सबका सब आपका सर्वांतर है, सभी का सभी क्या है, आपका सर्वांतर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि हर जगह सर्वांतर समान होगा तभी एपी कहलाएगा। क्या आपसे बोले कि हर जगह दो संख्या के बीच का यदि डी समान है तभी वह जो श्रेणी है वो क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा, कि समानांतर श्रेणी है। तो चलिए इसके नीचे हम लिख देते हैं कि एपी, ये आपको नोट हो जाएगा, अपनी भाषा में इसको नोट लिख करवाते कि एपी तब ही होगा, एपी तभी होगा जब सर्वांतर समान होगा। और दूसरी बात, एक और बात है एपी में कि जो सर्वांतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। लेकिन एक और बात है कि जब भी अगर बाद वाले में से पहले वाला के घटाएंगे, यदि धनात्मक आ रहा है मतलब कि प्लस में आ रहा है, तो हर जगह डी का जो मान आएगा प्लस में भी आएगा, प्लस में ही आएगा। यदि पहले वाले में से बाद वाला को घटा रहे हैं, यदि बाद वाला में से पहले वाला को घटा रहा है, यदि ये डी का मान सर्वांतर जो माइनस में आ जा रहा है, तो हर जगह जो डी का मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। यदि बाद वाला में से पहले वाले को घटा रहे हैं, यदि शून्य आ रहा है, तो हर जगह डी का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सर्वांतर केवल लगाने का मतलब है कि हर जगह केवल धनात्मक
केवल ऋणात्मक एवं केवल शून्य होता है। इतना बात को याद रखिएगा। इसके आगे एक और बात आपको बताइए, ये सब नोट्स में चल रहा है, याद रखिएगा। तो देखिए कभी कभी एपी देखते हैं कि एपी आपको दे दिया आपका 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देख रहे हैं कि अंतिम पद नहीं है। क्या आपसे बोले कि अंतिम पद नहीं है, तो ऐसा एपी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित समानांतर श्रेणी कहा जाता है। अपरिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। कुछ बात ऊपर से आप याद करिएगा, कुछ बात आपको लिखवा देते हैं। क्या बोले कि जब एपी का अंतिम पद न हो, जब एपी का अंतिम पद न हो, उस वैसा एपी को हम लोग अपरिमित एपी कहा जाता है। यदि एपी का अंतिम पद दिया रहे, यदि एपी का अंतिम पद दिया रहे तो वैसा एपी को हम लोग परिमित समानांतर श्रेणी कहा जाता है। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका एपी का, ये आपका एपी का एग्जाम्पल है कि 2 4 6 8 डॉट 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 आपका 20। तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये आपका अंतिम पद है। ये आपका क्या है, अंतिम पद। तो जिसमें अंतिम पद होगा वो परिमित समानांतर श्रेणी होगा, और जिसमें अंतिम पद नहीं होगा वह अपरिमित समानांतर पद होगा। तो यहीं पर ही आपका बेसिक समाप्त होता है। अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए ये सभी बातों को आप ध्यान से याद रखिएगा, और ये आपका ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद मिलेगा, और ये आपका कंसेप्ट भी है। कंसेप्ट में लेते हैं तो एक और फार्मूला आपको बता देते हैं कि एपी का जो फार्मूला होता है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला याद रखिएगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a आपका प्रथम पद है, a आपका प्रथम पद, n आपका अंतिम पदों की संख्या, अंतिम पदों की संख्या नहीं, पदों की संख्या लिखिए कि n आपका पदों की संख्या, और d आपका सार्वंतर है। ठीक, इतना बात को आप याद रखिएगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे कि आपको प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि किसी एपी के 3 क्रमागत पद, तो ये आपका क्या दिया है, एपी दिया गया है। एपी का प्रथम 3 क्रमागत पद, मतलब क्रमागत मतलब कि एक के बाद एक, ठीक, एक के बाद एक 3 क्रमागत पद 5x प्लस 3, 5x तथा 9x प्लस 3 है। तो x का मान निकालिए। तो देखिए एपी आपका है 5x प्लस 3, दूसरा एपी का टर्म है 8x, और तीसरा आपका दिया है 9x प्लस 3। अब हमको सबसे पहले इसका डी निकालते हैं। तो डी किस प्रकार से निकाला जाता है आप जानते हैं। डी जो है ये आपका प्रथम पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तृतीय पद। तब बाद वाला पद में से पहले वाले पद को घटा करते हैं। 8x माइनस 5x प्लस में 3। देखिए माइनस है तो इसको ब्रैकेट में घेर लीजिए। या एपी हम इसमें से इसको घटा कर सकते हैं, कि बाद वाला में से पहले वाले घटा सकते हैं। तो 9x प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 8x हो जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो d इजकल टू 8x और माइनस में 5x, और देखिए प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, और d इजकल टू 9x माइनस में 8x, तो आपका x हो जाएगा, और प्लस में 3। तो देख रहे हैं दोनों d समान है। जब दोनों d समान है तो दोनों का मान भी समान होगा। तो 8x माइनस 5x और माइनस 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। 8x प्लस 5x तो आपका 3x, और देखिए आपका माइनस 3 है बराबर x प्लस में 3। तो उसके बाद क्या करते हैं कि 3x और ये x को बुला लेते हैं, तो माइनस x, आपको 3 माइनस 3 जाएगा तो प्लस में 3, तो आपका 3x प्लस माइनस में x, तो 2x बराबर 6। तो x इजकल टू 6/2, तो आपका कट जाएगा। तो x का मान आपका 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 3। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 लिख दीजिए। अब इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर जो आपको दिया गया है कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एपी में है, तो इसका सर्वांतर होगा। क्या होगा, सर्वांतर होगा। सर्वांतर मतलब d, क्या बोले कि सर्वांतर मतलब d, मतलब सर्वांतर कैसे निकालते हैं, बाद वाला में से पहले वाले को घटाकर। तो बाद वाला क्या है, बाद वाला आपका a प्लस डी है, तो पहले वाला घटा दीजिए a। तो देखिए a से a कट जाएगा तो d,
तो यही आपका सर्वांतर हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या देखिए इसमें से इसको भी घटाइए या इसको में से इसको घटाइए, तो हर जगह सार्वंतर क्या होता है? समान होता है। इसलिए हम किसी दो संख्या को लेंगे, किसी दो टर्म को लेंगे और बाद वाला में से पहले वाला को घटा देंगे तो हमको डी मिल जाएगा। आपको चेक करने के लिए इसमें से इसको घटा कर दिखा देते हैं। ये आपको रॉप समझिएगा कि a प्लस 2d है, तो पहले वाला है माइन a प्लस में d, तो देखिए a प्लस 2d और माइनस a, और देखिए प्लस माइनस माइनस डी, तो a से a कट जाएगा तो 2d में से d जाएगा तो d, तो यहाँ पर भी सर्वांतर क्या आ रहा है? d आ रहा है। अब देखिए 3 नंबर में चलिए। 3 नंबर में है कि यदि AP में कोई अंतिम पद ना हो, क्या बोले कि यदि AP में कोई अंतिम पद ना हो उसे अपरिमित AP कहा जाता है। आपको थोड़ा देर बताएं बेसिक में कि अपरिमित समानांतर सेटी इसी को बोलते हैं AP। तो अपरिमित AP कहा जाता है जिसका अंतिम पद नहीं होता है। तो क्या बोला कि जिस AP में कोई अंतिम पद ना हो उसे अपरिमित AP कहा जाता है। अब 4 नंबर प्रश्न में चलिए कि वैसी AP जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे परिमित AP कहा जाता है। पदों की संख्या परिमित हो मतलब क्या? उसमें अंतिम पद दिया रहे। पदों की संख्या परिमित हो मतलब उसका अंतिम पद दिया रहेगा, तो कैसा AP कहलाएगा? परिमित AP कहलाएगा। जिस AP का सर्वांत किसी AP का सर्वांतर होता है, तो बेसिक में बताए थे ना कि किसी AP का सर्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, केवल धनात्मक हो सकता है, केवल ऋणात्मक हो सकता है या केवल शून्य भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, केवल शून्य। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मतलब तीनों कथन क्या है? तीनों कथन आपका सत्य है। अब 6 नंबर में चलते हैं। प्रश्न नंबर में दिया कि यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान निकालिए। सेम सवाल आपका 1 के जैसा है, सेम सवाल आपका 1 के जैसा, लेकिन इसको सॉल्व करके दिखाना होगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए AP में है तो सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं। AP में आपका क्या है कि p+1 2p+1 और 4p-1। जब ऐसा सवाल हो तो हम लोग दोनों के बीच का डी निकालते हैं। ठीक है, इसका डी निकालिएगा तब बाद वाला में से पहले वाला को घटा करते हैं। 2p+1 माइनस p+1, अब फिर डी निकालेंगे। इसके बीच का निकालिए, तब इसके बीच का निकालेंगे तब 4p-1 माइनस 2p+1, तो डी इक्वल टू 2p+1 और माइनस में p और माइनस प्लस माइनस में 1, तो देखिए प्लस में 1 माइनस में 1 तो कट जाएगा, तो डी इक्वल टू 2p माइनस p, तो आपका p हो जाएगा। तो यहाँ करिए तो d बराबर 4p-1 और माइनस में 2p और देखिए प्लस माइनस माइनस में 1, तो d इक्वल टू 4p-2p, तो 2p और -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2। तो देख रहे हैं कि दोनों जगह d समान है, तो दोनों जगह में देखिए ये आपका LHS, ये आपका RHS, इसमें भी LHS RHS देख रहे हैं कि LHS और LHS बराबर, मतलब D और D बराबर है तो इसका मान भी आपस में बराबर होगा। तो P इक्वल टू 2p-2, तो क्या करते हैं कि 2 को इधर बुला लेते और P को उधर भेज देते, तो 2p और प्लस में p, तो माइनस में p जाएगा और इसको इधर बुला लीजिएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो 2p-p, तो आपका p हो जाएगा इक्वल में 2, तो p का मान कितना आ गया? p का मान 2 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। तो यहाँ पर हम लोग B लिख देते हैं। ठीक, अब प्रश्न नंबर कितना, ये आपका प्रश्न नंबर कितना था? ये आपका प्रश्न नंबर आपका 6 था। अब प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 आपको दिया है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? तो समानांतर श्रेणी होने के लिए हर दो टर्म के बीच का समानांतर श्रेणी में होने के लिए हर दो टर्म का बीच का जो D होगा समान होना चाहिए। यही ना नियम है कि हर दो टर्म के बीच का D है समान होना चाहिए। यदि D समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, तो वो AP में नहीं कहलाएगा। तो चलिए सबको चेक करते हैं, चारों के चारों हमको चेक करना होगा। 7 नंबर आपका है तो एकदम मतलब कि जल्दी में चेक करेंगे तब ताकि समय ज़्यादा ना हो। 42 में से किस जगह, तो 42 - 41, तो आपका कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यदि उसी प्रकार 63 में से 42 घटाइएगा तो आप 21 हो जाएगा और 84 में से 63 घटाइएगा तो 21 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको घटाएंगे तो 9 में से 11 घटाएंगे तो -2 और 7 में से -2 तो -2, तो 5 - 7 तो आपका -2। उसी प्रकार C नंबर घटाइएगा तो 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, मतलब कि ABC आपका समानांतर श्रेणी में नहीं है। इसका मतलब क्या? D आपका समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 का D।
चलिए 7 का डी हो गया। तो यहीं पर ये 7 तक इसका प्रश्न जो समाप्त होता है। और प्रश्न नंबर जो 8 अब देखते हैं कि 8 आपका क्या है। 8 आपका जो सवाल दिया गया है देखिए, यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में है, यदि ए बी सी आपका समानांतर श्रेणी, सीखने वाली बात है। कहते ए बी सी समानांतर श्रेणी में तो बी का मान होगा, बी कैसे निकालेंगे देखिए 8 नंबर सवाल है। तो देखिए कि यदि 3 गो टर्म दिया रहे एपी का 3 टर्म दिया रहे और तीनों टर्म के बीच का यदि टर्म निकालना है तो पहले वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। क्या बोलते हैं कि पहले वाला टर्म और सबसे लास्ट वाला टर्म को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 3 टर्म के बीच का जो पद है वो ऑप्शन निकल जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यदि एपी का 3 टर्म दिया रहे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, यदि बीच वाला टर्म हमको निकालना है तो पहला टर्म और तीसरा टर्म को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो आपका बीच वाला टर्म निकल जाएगा। अब देखिए सेम सवाल आपका आ गया 9 नंबर। 9 नंबर आपका जो सवाल है कि 2 डब्बा 26, अब इसके बीच का टर्म होगा तो आपको क्या फार्मूला बताएं कि पहले वाला और लास्ट वाला को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो बीचला टर्म निकल जाएगा। तो देखिए 26 और 2 28, अब नीचे 2 तो कट जाएगा तो 14। तो इसमें कितना भरा जाएगा 14 आपका हो जाएगा। अब देखिए 14 में से 2 घटाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 26 में से 14 घटाएगा फिर भी 12 आएगा। तो ये आपका क्या एपी में है ना। तो इसका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा 14, मतलब कि इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं क्या कि प्रश्न नंबर 10 आपको दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं। देखिए आपका एपी दिया कि 12, 17, 22, 27 का सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, बाद वाला में से पहले वाला घटा गया तो 17 - 12 तो कितना हो जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर सवाल आपको दिया गया है और पूछ रहा है कि प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद कौन होता है, जो पहला होता है वही ना प्रथम पद होता है। आपको बेसिक में बताया ना कि सबसे पहला टर्म प्रथम पद कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 11 का आंसर हो गया सी। अब चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर आपका क्या है कि एपी दिया गया तो इसके लिए सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर निकालने का तरीका क्या है 12 नंबर कि बाद वाला में से पहले वाला को घटा कर तो 1/2 और -3/2। तो 2 1 -3 तो आपका -2/2 तो आपका कट जाएगा तो -1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब कि 12 का आंसर आपका हो गया बी। सर्वांतर किसी भी 2 इसको में से भी घटाएगा तो आपका -1 आएगा, इसको में से घटाएगा तो -1 आ जाएगा। तो 12 नंबर आपका कंप्लीट होता है। अब 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर में क्या है कि यदि एपी दिया गया है कि A1 A2 A3 ... A तो सर्वांतर होगा। सर्वांतर क्या होगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटाकर। तो देखिए आपका A2 - A1 भी कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पर हम बताने का प्रयास करते हैं। आपका जो है कितना नंबर 30 नंबर जो है ना, तो एपी कैसे निकालेगा तो A2 - A1 भी कर सकते हैं डी निकालने के लिए, या A3 में से A2 को घटाइए, या देखिए अभी 3 टर्म हो गया। तो इसमें देख लेते ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा कि A2 - A1, तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर सवाल देखते हैं। 40 नंबर में आपको सवाल दिया गया कि AP 3 13 23 का सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर डायरेक्ट बता सकते हैं कि बाद वाला में से पहले वाला घटाकर तो 13 में से 3 जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा। अब 15 नंबर में चलिए, करा कि यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एपी का रूप होगा। ये आपको याद करने वाला बात है कि यदि प्रथम पद ए रहे और सर्वांतर डी रहे तो इस एपी का जो रूप होता है कुछ इस प्रकार से होता है। बेसिक में बताना भूल गए थे। ये देखिए एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ... होता है। ये आपको याद रखना है कि एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ... होता है। तो वही सवाल आपको दिया कि यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एपी का रूप होता है आपका, ये डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D ... आगे लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और हम देखते हैं इसका प्रथम पद होगा
तो देखिए आपका 16 नंबर सवाल दिया, इतना AP दे दिया, तो कह कि इसका प्रथम पद कौन होगा। प्रथम पद कितना है 7 है, पहला टर्म इसका 7 है, तो इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा 7। तो यहीं पर आपका 16 तक प्रश्न जो कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं कि 17 आपका क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 17 में बहुत आसान आपका है कि प्रश्न नंबर 17 में आपको दिया है कि यदि नहीं AP आपको दिया है कि 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाकर, तो निकाल लीजिए। तो 10 में से 4 जाएगा, तो देखिए यहाँ पर चेक करके बताते हैं। 17 नंबर आपका कि 10 में से 4 जाएगा -6, नहीं 10 में से 4 जाएगा तो 6, 16 में से 10 घटाइएगा फिर भी 6, 22 में से 16 घटाइएगा फिर भी 6, 28 में से 22 घटाइएगा फिर भी 6। तो ये आपका AP में है ना, तो हर जगह सर्वांतर क्या होता है, समान होता है, तो इसलिए इसका AP का आंसर हो जाएगा B। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 10 - 4 तो आपका 6। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जब AP का प्रथम पद 2 है, प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं, प्रथम पद को हम लोग A से प्रेजेंट करते हैं। बेसिक में बताया कि प्रथम पद को A से प्रेजेंट करते हैं या A1 से प्रेजेंट करते हैं। तब प्रथम पद 2, तब प्रथम पद 2, सर्वांतर 3, तो सर्वांतर कितना, सर्वांतर को D से प्रेजेंट करते हैं तो 3। तब AP के 3 पद होंगे, AP के 3 पद होंगे, तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, AP का व्यापक रूप होता है जो A होता है, A + D होता है, A + 3D होता है। हम लोग 3 ही लेंगे। आगे आप लिख सकते हैं A + 4D, A + 5D, लेकिन यहाँ पर कितना टर्म पूछा है, 3 पद पूछा है। तो देखिए A का मान 2 है तो 2 लिख देते हैं। A का मान 2 + D का मान कितना है 3, A का मान 2 + 3 और D का मान कितना है A + D, A + 2D लिखिए, A + 2D होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 कर देते हैं और D का मान कितना है, D का मान 3, तो 2 और 5, देखिए 2 + 3 दूना 6, आप 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। तो आपका AP यही ना बन गया कि 2, 5, 8। तो इसका खोज ले, देखिए ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। आपको बनाने आना चाहिए। यदि प्रथम पद दिया रहे और सर्वांतर दिया रहे तो आपको AP बनाने के लिए बोले तो डायरेक्ट इसका व्यापक रूप लिख दीजिएगा A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, और उसमें A और D का मान पुट कर दीजिएगा तो आपका AP बन जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 19 जो है, अब देखिए 90 कह रहा है कि AP दिया गया, तो सबसे पहले AP को लिख लेते हैं। AP जो दिया गया है 54, 51, 48 और 45 और डॉट डॉट डॉट। और उसके बाद कहा कि इसका 10वां पद निकालिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला जो होगा वो A का मान हो जाएगा। क्या बोले कि जो सबसे पहला होगा A का मान हो जाएगा। उसका तो हम D निकालेंगे, तो D कैसे निकालते हैं, बाद वाला में से पहले वाला को घटा करते, 51 - 54, तो कितना हो जाएगा, D का मान आपका -3 हो जाएगा। तो A का मान मिल गया, D का मान मिल गया। तो आपसे क्या बोला है कि 10वां पद निकाले। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसमें वाँ लग जाएगा, जिसमें वाँ लग गया वो आपका N का मान होगा। क्या बोले, जिसमें वाँ लग गया मतलब 10वां, 5वां, 6ठा, 9वां, 10वां, 11वां, बड़वा, जैसे 11वां, बड़वा, 13वां, 15वां, तो जिसमें वाँ लग गया, जिसमें वाँ लग जाएगा वो आपका N का मान होगा। और जिसमें वाँ नहीं लगेगा वो आपका TN का मान होगा। ध्यान से सुनिए, जिसमें वाँ लग जाएगा वो आपका N का मान होगा, और जिसमें वाँ नहीं लगेगा वो TN का मान होगा। तो N का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका 10वां पद निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग बताए थे, फार्मूला बताए थे कि TN = A + N - 1 × D। तो देखिए N का मान कितना लिखेंगे, N का मान 10 लिखेंगे। तो A + N का मान 10 - 1 × D, तो T10 = A प्लस 10 में से गया था 9D। तो देखिए इस पर भी एक ट्रिक्स आता है क्या, कि जब 10वां पद कहेगा निकालने के लिए ना, जब 10वां पद कहेगा निकालने के लिए तो डायरेक्ट लिखेंगे T10 = A + 9D। ठीक, यदि 10वां पद कहेगा तो एक पद घटा के लिखेंगे। उसी प्रकार यदि हमसे बोलेगा कि बड़वा पद निकाले तो डायरेक्ट लिखिएगा A लिखिएगा। देखिए आपसे बोला कि बड़वा पद निकालिए, मतलब T12, बड़वा पद निकालने के लिए तो A लिखिएगा, आप प्लस लिखिएगा, 12 रहेगा तो 11D लिखिएगा। यदि 10 रहेगा तो A + 9D लिखिएगा। यदि 8 रहेगा तो A + 7D लिखिए। याद रखिएगा हमेशा जितना रहेगा उससे एक कमा के लिखना है। तो ये आपका लॉजिक बताएं कि दूसरा सवाल में आपका समय बचे और इतना काम ना करना पड़े।
तो T10 बराबर A प्लस 9D। तो देखिए T10 बराबर A के जगह कितना है, A का मान आपका 54 है तो 54 लिखिए आप प्लस 9 और D का मान कितना है, D का मान आपका -3 है तो -3 लिखिए। अब देखिए T10 बराबर 54 आप प्लस, अब देखिए प्लस और 9 को गुना करेंगे -3 से तो आपका 27 आ जाएगा, माइनस में 27। तो T10 बराबर 54 अब प्लस माइनस -27 तो D का मान कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो आपका 27 ही आएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर खोज लेते हैं कि इसका ऑप्शन कितना हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा 27 न है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसका यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन हो गया ए। अब इसका 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल आपको दिया गया है कि AP दिया गया है, AP आपका क्या दिया गया है कि 2 4 6 8 डॉट n, n के an पद, देखिए आपको दिखाई ना दिया, सॉरी, AP आपको दिया गया 2 4 6 8 डॉट n के an पद का मान क्या है जब A का मान n दिया है, B का मान 2n दिया है, C का मान 3n दिया है और D का मान 4n दिया है। तो हम लोग बारी बारी से n के जगह पर 1 2 3 4 रखकर चेक करते हैं कि ऐसा फोटो किस पद से आता है, मतलब कि जो आपको दिया गया इस किस से आता है। तो देखिए n दिया है, पहला मान तो आपका 21 नंबर, पहला मान तो n दिया है, तो n का मान 1 रखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, फिर 3 लिखिएगा, फिर 4 लिखिएगा। तो क्या ऐसा फोटो आ रहा है, ऐसा पद नहीं आ रहा है, तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, बी नंबर ऑप्शन आपका 2n है। तो देखिए 2n, जब n के जगह पर 1 रखिएगा तो 2 गुने 1 तो 2, जब n के जगह पर 2 लिखिएगा तो 2 इंटू 2 तो 4, जब n के जगह 3 लिखिएगा तो 3 इंटू 2 तो आपका 6, जब 4 लिखिएगा तो 4 इंटू 2 मतलब 8 डॉट n लगा दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 4, देखिए कहाँ चल गया ऊपर जाए कि देखिए 2 4 6 सट आ गया, तो किससे आ गया, तो बी नंबर ऑप्शन से आया, 2n से आया। अब 21 नंबर सवाल को देखिए, 21 नंबर जो आपको सवाल दिया गया है कि AP 21 18 15 कौन सा पद -81 होगा। तो हम लोग आपको क्या बताए थे कि जिसमें वाह नहीं लगेगा, वो क्या कहलाएगा, वो आपका TN कहलाएगा। एक मिनट, जिसमें देखिए आपका ये आपका AP दिया गया है, तो AP दिया गया तो ये आपका प्रथम पद हो जाएगा 21 18 15। तो A का मान कितना हो गया, A का मान 21 हो गया। और D का मान कैसे निकालेंगे, बाद वाला में से पहले वाला को घटाकर, तो 18 में से 21 को घटाएंगे तो 18 में से 21 तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। देखिए इसमें वाह नहीं लगा है, इसमें वाह नहीं लगा तो ये आपका TN का मान हो जाएगा। तो TN का मान कितना हो गया, -81 हो गया। तो इसको सॉल्व करते फार्मूला लगाइए, TN बराबर A प्लस n -1 इंटू D। तो TN का मान कितना, TN का मान -81 इक्वल टू A का मान 21 और प्लस n -1 और D का मान कितना -3 हो गया। तो -81 इक्वल टू 21 और प्लस n को -3 से गुना करेंगे और -1 को गुना करेंगे -3 से। तो ध्यान से देखिए -81 इक्वल टू 21 प्लस -3n और माइनस प्लस आपका 3 हो जाएगा। उसका यहाँ देखिए -81 और इक्वल टू 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 और माइनस में 3। अब क्या करते हैं कि -3 इक्वल टू -81 और इसको इधर ले आते तो माइनस में 24 तो -3n इक्वल टू आपको लगता है कि 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105। तो ठीक है, तो n तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो n इक्वल टू 105/3 तो n। तो देखिए 3 बार में 9 और 5 बार में 15। तो n का मान कितना, इसमें वाह लगा दीजिए, ताकि n का मान जब भी मिलेगा उसमें वाह लगा हुआ मिलेगा। तो आपका 35वां पद हो जाएगा। कौन सा पद -81 होगा, तो आपका 35वां पद होगा जो -81 होगा। सेम सवाल आपका 22 नंबर है, सेम सवाल आपका 22 नंबर है। तो 22 नंबर सवाल को खुद से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो इसको हम थोड़ा बता देते हैं। 22 नंबर सवाल में क्या कीजिएगा, देखिए A का मान आपका 2 हो जाएगा और D का मान आपका बाद वाला में से पहले वाला को घटाकर मतलब कि 4 हो जाएगा और TN का मान आपका 82 हो जाएगा। तो फार्मूला लगाइएगा कि TN बराबर A प्लस n -1 इंटू D और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा। आपको आंसर हम बता देते हैं कितना आएगा। आपका आंसर आ जाएगा C नंबर, आपका आंसर आ जाएगा C नंबर। आपका 21वां पद आपका
आंसर होगा। तो यही आपका आंसर है, इसको सॉल्व कर लेना आपको खुद से। अब देखिए 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर, आपको AP दिया गया है तो आपसे बोला कि 11वां पद निकाली, तो A का मान कितना हो जाएगा? A का मान आपका -3 हो जाएगा। और D का मान क्या करेंगे? बाद वाला में से पहले वाला घटा कर, तो -1/2 माइनस लगाएंगे। कितना घटाएंगे? -3 घटाएंगे, तो -3 लिखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो D = -1/2 और माइनस माइनस प्लस 3/2, तो इसका LCM ले लेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो -1 प्लस में 3 तो कितना हो जाएगा? -1 प्लस में 3 तो प्लस में 2/2, तो इसका 1। तो D का मान कितना आ गया? D का मान आपका सॉरी, इसमें थोड़ा D का मान थोड़ा फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए आपका -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1, तो LCM ले लेंगे तो 2। तो देखिए -1 और प्लस 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो -1 प्लस 6 तो 5/2। तो D का मान आपका आ गया 5/2 और A का मान आपका आ गया -3 और N का मान कितना दिया? 11वां, तो वाह लग गया, तो इसमें N का मान आपका 10 हो जाएगा। तो आपको बताना कि जब T10 निकालना हो तो A + 9D लिखेंगे। कितना बोले? नहीं सॉरी, N का मान कितना दिया? 11वां पद निकालना, तो N का मान कितना? N का मान आपका 11 हो गया। तो जब N का मान 11 हो गया तो इसको लिए जब T11 निकालेंगे तो A + 10D कर देंगे। क्या करेंगे? A + 10D कर देंगे। तो देखिए T11 निकालिए तो A का मान कितना है? A का मान -3 और प्लस में 10 × 5/2। तो देखिए 2 से आपका 10 5 बार में कट जाएगा, तो T11 बराबर -3 और प्लस 25। तो आपका T11 बराबर कितना हो जाएगा? आपका 22। आपका T11 कितना हो गया? 22। तो इसका B नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, B नंबर। तो यहाँ पर B नंबर ऑप्शन हो गया। अब प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। ठीक, 24 आपको बहुत ईजी है। 24 में आपको दिया गया है कि AP दिया गया है, तो इसका सार्वधातुक आपसे पूछ रहा है कि सार्वधातुक क्या होगा। तो सार्वधातुक 24 नंबर कैसे निकालेंगे? सार्वधातुक निकालते हैं बाद वाला में से पहले वाले को घटा करता 5/3 -1/3, तो LCM लीजिएगा तो 3, तो 5 - 1 = कितना हो जाएगा? 5 - 1 तो 4/3। इसका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। और आपका 25 नंबर सवाल देखते हैं कि 25 का आपका क्या होगा। 25 नंबर आपका आंसर दिया गया है कि 25 नंबर आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन AP में है। तो AP में होने के लिए सब टर्म के बीच का हमको D निकालना होगा। तो निकालिए ना। डाटा को लॉजिक से बताते हैं कि 3 में से 1 जाएगा, जब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। जब 3 में देखिए यहाँ पर ही बताता है, आपको दिखाई देगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। और 27 में से आपका 9 जाएगा तो आपका 18 कुछ बच जाएगा। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। हाँ ठीक है। तो देखिए जब 6 में से 2 घटाइएगा तो देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 18 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो क्या दोनों का D समान है? D समान नहीं तो AP में नहीं होगा। सेम आइए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। जब सभी का बीच का जब D निकालिएगा तो D क्या है? समान नहीं है, तो ये आपका सार्वधातुक नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए अब सार्वधातुक देखिए C नंबर ऑप्शन हो जाएगा -4। तो -4 × -0 तो कितना होगा? -4। यदि -8 बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे तो माइनस, तो -8 और माइनस माइनस +4, तो -8 प्लस में 4 तो आपका माइनस में 4। उसी प्रकार -12 माइनस करेंगे, आपका बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, तो घटाव का ये आपका फार्मूला है -8, तो -12 प्लस माइनस माइनस +8, तो -12 प्लस में 8 तो आपका कितना हो जाएगा? -4। तो देख रहे हैं कि इसका हर जगह D का मान समान है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा C। तो यहीं पर ही आपका आज के वीडियो यहीं पर ही आपका समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया जिसके लिए हम आपसे सॉरी बोलेंगे। अब देखिए कुछ सीखने के लिए कुछ तो आपको समय देना पड़ेगा, हमको कुछ सिखाना है तो आपका भी कुछ समय लेना पड़ेगा और मुझे अपना भी कुछ कीमती समय आपको देना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।